जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक एनसीईआरटी भूगोल की है और ये क्लास आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी क्योंकि हम लोग पेड क्लास में जो एनसीईआरटी 6 to 12 ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अगर एक बार आपने इस सीरीज को कंप्लीट कर लिया तो विश्व भूगोल से कभी भी आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो पूरी तरह 6 to 12 एनसीईआरटी के साथ साथ अन्य किताबों को भी टारगेट कर लेते हैं, उनकी व्याख्या कर देते हैं, ताकि जब भी आप यहाँ से पढ़े तो आपको कभी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर आपने पेड क्लास में ई लर्निंग विद दुर्गेश में एडमिशन लिया होगा तो आपको ये PDF फॉर्मेट में नोट्स आपको पहले से मिला होगा, लेकिन नोट्स के साथ साथ आपको विस्तृत व्याख्या चाहिए। व्याख्या हम लाइव आकर करें उससे अच्छा मैं नोट्स के माध्यम से करूँगा, तो आपके ध्यान भी बने रहेंगे, साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट भी बेहतर तरीके से क्लियर होंगे। तो बिना समय गंवाए अब हम लोग पढ़ते हैं स्थल का स्वरूप और संरचना। तो एक टॉपिक हमारी होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का क्या नाम है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके पहले की जो क्लास थी वहाँ पे मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया, पूरी तरह से एनसीईआरटी कवर किया और आगे भी कवर करने के साथ साथ हम अन्य तथ्यों पर ही प्रकाश डालेंगे। तो पृथ्वी की अगर हम संरचना की बात करें तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के विषय में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण के अभाव है। मतलब अभी भी आपको पता होगा कि अगर हम इस पृथ्वी की बात करें तो मनुष्य पृथ्वी के केंद्र तक तो नहीं पहुंच सका, लेकिन मंगल ग्रह तक पहुंच चुका। सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि इंसान अभी पृथ्वी की गहराई तक तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन हाँ वो ज़रूर पृथ्वी की उन ऊंचाइयों तक पहुंच चुका। जैसे हम मंगल ग्रह की बात करें, बुध की बात करें, सैटेलाइट ही गया चंद्रमा पर पहुंच गया, लेकिन पृथ्वी की गहराई तक नहीं पहुंच पाया। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, इसलिए वैज्ञानिक प्रमाणों का यहाँ पर अभाव मिलता है। लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर है। कितनी है? 6371 किलोमीटर जो है वो क्या है? यह पृथ्वी की त्रिज्या है। यह बात शायद आप लोग को विदित हो, यह बात आप लोग को पता होना चाहिए। लेकिन अभी तक मनुष्य महासागरों में आर्कटिक महासागर में एक कोला क्षेत्र है जहाँ पर वो 12 किलोमीटर की गहराई तक ही मनुष्य अभी तक प्रवेश कर चुका है, उसके अंदर नहीं जा चुका है। माने पृथ्वी की भीतरी परत की गहराई को देखते हुए हम कई प्रकार के ज्ञान का स्रोत का अध्ययन अपने मन में करते हैं। आइए अब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों को, कुछ अन्य पहलुओं को पढ़ते हैं जो परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी है, जो परीक्षा में आपके सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए अब हम अपने उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिस टॉपिक का इंतजार आप लोग अभी तक कर रहे थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत क्या हैं। तो आपको यहाँ तो पता ही होगा, अब मैं लिखते भी चल रहा हूँ और आपका नोट्स भी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा और आपकी क्लास भी बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पृथ्वी, सॉरी थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत। तो इसके दो स्रोत हमें मिलते हैं। कौन कौन से? दो स्रोत। आइए उन दोनों स्रोतों के बारे में हम लोग एक बार ध्यान से देख लेते हैं। पहला जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत भी कह सकते हैं। प्राकृतिक और अप्राकृतिक दो प्रकार के स्रोत होते हैं। तो हम पहले जो लिखेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत, इसे हम अप्राकृतिक स्रोत भी कहते हैं। फिर अगला आता है प्रत्यक्ष स्रोत, जिन्हें हम प्राकृतिक स्रोत के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों बातें आपके लिए तो महत्वपूर्ण हो गई। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपके को क्लियर हो गया कि हम दो भागों में बांट के रखते हैं। एक तो और भी आता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय को लेकर। ठीक, तो यहाँ तक दो टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो अगली टॉपिक है जो समझना हमें है वो है अप्रत्यक्ष स्रोत में आता है पहला घनत्व। घनत्व के आधार पर हम ये जान पाते हैं पृथ्वी अंदर कैसी है, माने डेंसिटी के आधार पर। दूसरा है, अगर हम यहाँ पे दूसरा देखें तो दूसरा जो है हमारा वो दाब पे, जिसे हम कहते हैं प्रेशर के आधार पर हम ये जान पाते हैं पृथ्वी अंदर से कैसी दिखाई देती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हमें है जो पढ़ना है, जिसको हम लोग अच्छी तरीके से जानना है, वो है ताप के आधार पर। माने पृथ्वी की
आंतरिक संरचना को जानने के लिए 3 अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, जिसमें घनत्व, दाब और ताप है। तो चलिए एक एक हेडिंग बनाकर हम इसकी व्याख्या करते हैं और आप भी कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और लिखते चलिएगा। पहली हेडिंग हम लोग लिखेंगे घनत्व के आधार पर। पहली हेडिंग क्या लिखेंगे हम लोग? घनत्व के आधार पर। घनत्व के आधार पर देखिए, मैं पहले अप्रत्यक्ष स्रोत भी आपको यहाँ पर लिखवा दूँ, तब आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा समझने में। अप्रत्यक्ष स्रोत या प्रत्यक्ष स्रोत हो गया। प्रत्यक्ष स्रोत में आता है ज्वालामुखी। क्या आता है? ज्वालामुखी। और फिर भूकंप आता है, ठीक है, भूकंपी तरंगों के माध्यम से। फिर उल्कापिंड भी आते हैं, उनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये प्रत्यक्ष स्रोत हैं, ठीक है। यहाँ पे उल्कापिंड आता है, पृथ्वी की उत्पत्ति के भी संबंधित स्रोत आते हैं, उन लोग को हमको नहीं पढ़ना, बस इतनी 5 पॉइंट को पढ़ना है। तो जब हम लोग एक एक करके अब एक एक हेडिंग डालेंगे, इसकी इतने की स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम एक एक करके हेडिंग बनाते चलेंगे और आप नोट्स में लिखते भी चलिएगा, ऐसे ऑलरेडी आपके पास ये नोट्स होगा। अब हम लिखेंगे घनत्व के आधार पर। किसके आधार पर? घनत्व के आधार पर, अर्थात डेंसिटी के आधार पर। तो हम ये जानते हैं पृथ्वी का घनत्व अगर देखा जाए, पृथ्वी का जो औसत अगर घनत्व हम देखते हैं, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है? 5.5 है। कितना है पृथ्वी का औसत घनत्व? 5.5 है। जबकि पृथ्वी की अगर हम क्रस्ट की बात करें, मतलब क्रस्ट माने जिस परत पे हम रहते हैं, जब हम पृथ्वी पर रहते हैं उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। माने जब क्रस्ट का हम लोग घनत्व देखते हैं, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है उसका घनत्व हम देखते हैं तो 2.67 के लगभग है। अब ये बताइए, अगर पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 है और औसत घनत्व जो 5.5 है और ऊपरी परत का घनत्व 2.67 है, तो यहाँ पर हमें एक बात जानने को समझने को मिलता है कि ज्यों-ज्यों हम पृथ्वी की गहराई की तरफ जाते हैं, माने ज्यों-ज्यों हम पृथ्वी की गहराई की तरफ जाते हैं, त्यों तो क्या होता है? डी का मान माने डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा कि ज्यों-ज्यों पृथ्वी की गहराई की तरफ जाते हैं, त्यों तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो बढ़ता जाता है और ये घनत्व केंद्र तक पहुँचते पहुँचते 13 हो जाता है। 13 क्या होता है? ये होता है ग्राम प्रति घन सेमी। ये जो घनत्व है, जैसे मैंने बताया 5.5, ये होता है ग्राम प्रति घन माने क्यूब, सेमी क्यूब होता है। फिर ऊपर का घनत्व 2.67 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, जबकि पृथ्वी के सबसे अंदर केंद्र जो है वहाँ का घनत्व लगभग 13.0 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो घनत्व है, घनत्व के आधार पर पृथ्वी कैसे अंदर की तरफ जाने पर इसमें एक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो जो पृथ्वी के अंदर जाएंगे त्यों तो इसकी क्या होगी? घनत्व बढ़ता जाता है। ये एक अनुमान लगाया गया, क्योंकि जबकि पृथ्वी की ऊपरी परत का घनत्व 2.67 है और पृथ्वी के आंतरिक का औसत घनत्व 5.5 है और इसके कोर का घनत्व ये इससे स्पष्ट होता है कि जो जो पृथ्वी की गहराई की तरफ जाएंगे त्यों तो हमें क्या होगा? घनत्व बढ़ता जाएगा। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अब हम अगले टॉपिक पढ़ाएंगे। यहाँ तक अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्लास पूरी तरह से लाइव चल रही है, पेड क्लास के मेंबर के लिए है और पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूँ। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण बड़ी किताबें जो हैं, जैसे उन किताबों को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। यहाँ से अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी परीक्षा में कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा, आपकी एक बेहतर तैयारी हो पाएगी। मैं अब इसको इरेज करने जा रहा हूँ, तो इरेज कर दूँ मैं ना? ठीक है, चलिए इरेज कर दिया मैंने। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक बात हमने सीखा। क्या सीखा? पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा घनत्व। तो घनत्व में हम लोगों ने ये देखा कि ज्यों-ज्यों ये माना पृथ्वी का एक, जैसे जब मैं ये काटूंगा तो ये क्या है? ये पूरी पृथ्वी हो गई, तो मैं इसकी एक त्रिज्या काटता हूँ। ये क्या होता है? ये एक त्रिज्या है, तो मैंने एक त्रिज्या काटा। हमने ये देखा कि ज्यों-ज्यों हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं त्यों त्यों डी का मान बढ़ता जाता है। यही बात हमने सीखा। यहाँ से कहेंगे सर प्रश्न परीक्षा में कैसे आएगा? परीक्षा में आएगा कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब पृथ्वी का औसत घनत्व है। यही परीक्षा में पूछा जाता है। अगर ऑथेंटिक किताब पढ़ेंगे यही आपका आ जाएगा 5.52 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। बस यही ऑथेंटिक बुक में आपको 5.52 मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा घनत्व के बाद दूसरा हेडिंग डेंसिटी के बाद हम लोगों ने दाब पढ़ा था। क्या पढ़ा था?
दाब पढ़ा था। आइए उस दाब के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है दाब। दाब का मतलब यहाँ पर हमारा प्रेशर से हो गया। दाब का मतलब प्रेशर। अब यहाँ पे हमने हेडिंग बनाया दाब के आधार पर। हमने देखा कि पृथ्वी की ये पॉइंट नंबर 2 था, माने दाब के आधार पर। दाब क्या है? अब हम देखते हैं कि जब दाब बढ़ता है तो किसी चीज़ का घनत्व भी बढ़ता जाता है। दाब का मतलब जैसे हम जो लोग लाई खाते हैं, आपने देखा होगा, अगर ऐसे उसको मुंह से फूंक दिया जाए तो उड़ जाएगा, लेकिन उसी दाब लाई को पीस दिया जाए फिर उसको फूंका जाए, क्या उड़ेगा? तब वो नहीं उड़ता। हमने यहाँ पे देखा कि दाब बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जो जो उसका घनत्व ही बढ़ता है। तो यहाँ पर पृथ्वी की सतह से आंतरिक परत की ओर जाने पर दाब में लगातार वृद्धि होता है, जिसके फलस्वरूप घनत्व में भी वृद्धि होती है। मतलब जिसके कारण क्या होता है, जब दाब बढ़ता है तो घनत्व भी बढ़ता है। इसलिए पृथ्वी की जो बाहरी परत है उनका घनत्व कम होता है, ठीक है, और केंद्र में यह घनत्व बढ़ता जाता है। मतलब कि ज्यों ज्यों हम पृथ्वी के, ये देखिए, ज्यों ज्यों हम पृथ्वी की गहराई में जाएंगे त्यों तो जो प्रेशर है वो भी बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा। इस प्रकार पृथ्वी की गहराई पे जाने पर दाब के साथ साथ घनत्व में भी परिवर्तन होता है। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अगर किसी भी लोहे को हमने देखा है पीट पीट कर हम उसको ठोस बना देते हैं, और ठोस बना देते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है लोहे को पीट देने के बाद। लेकिन हर वस्तु की एक अंतिम घनत्व होती है, उससे ज़्यादा ये घनत्व नहीं जा पाता। बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात को भी सिद्ध किया, ठीक है, कि पृथ्वी के भीतरी भाग में स्थित पदार्थ ही भारी है। ऐसा नहीं है कि बाद में वैज्ञानिकों ने माना कि ऐसा नहीं है कि दाब बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी की क्रस्ट का जो कोर केंद्र है उसका घनत्व 13 ग्राम प्रति सेमी हो जाता है। ऐसा नहीं है। ऐसा कारण यह है कि वो भारी पदार्थों से ही बने हैं जिनका घनत्व ज़्यादा है। इसलिए दाब के कारण ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, आंतरिक शक्तियाँ काम करती हैं, लेकिन दाब की वजह से घनत्व नहीं बढ़ता। ये बाद में वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की। लेकिन यह बात तो क्लियर है कि ज्यों ज्यों पृथ्वी की गहराई में जाएंगे दाब क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर, कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, इसके ऊपर पहले 5 किलो रखा जाए, 50 किलो रखा जाए, 500 किलो रखा जाए, तो क्या होगा, दाब बढ़ेगा। तो बेचारा जब 5000 कुंटल रखा जाएगा तो दब जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, पिलिद्दा निकल जाएगा। मतलब इसका घनत्व क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि पृथ्वी की जो जो गहराई पर जाएंगे क्या होगा, दाब बढ़ेगा। ठीक है, तो एक बात क्लियर होगी। बाद में वैज्ञानिकों ने इसका खंडन किया कि दाब बढ़ने से घनत्व तो नहीं बढ़ता। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग अगली हेडिंग लिखेंगे। अगली हेडिंग जो हम लोग लिखने जा रहे हैं वह है आपका ताप। क्या है अगली हेडिंग, क्या है, थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे जिसका नाम है ताप या टेम्परेचर। ठीक है, इसका नाम है ताप या टेम्परेचर। अब इसको भी अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा, उसके पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो दुर्गेश सर सर्च करके आप ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ जाएंगे। बाकी सभी क्लासेज, चाहे पेड क्लासेज चाहे नॉन पेड क्लास मेंबर, सभी को सबसे पहले जो भी क्लासेज होती हैं सबसे पहले हम कहाँ उपलब्ध कराते हैं, टेलीग्राम पर उपलब्ध कराते हैं। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको बड़ा सा दिख रहा है, ये देख रहे हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर संबंधित जानकारी ले सकते हैं। आपके लिए न्यू बैच अभी चले, जिसके लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, वीडियो लेक्चर संबंधित जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम ताप की बात करते हैं। देखिए, तापमान अध्ययन के आधार पर पता चला कि पृथ्वी के अंदर जाने पर लगातार जो तापमान है वो बढ़ता जाता है। पृथ्वी में मैंने देखा है कि कुछ हद तक खुदाई करके, जो खान की खुदाई थी, खुदाई करने के बाद जब पृथ्वी के अंदर गहराई तक गए तो वहाँ लोगों ने देखा कि वहाँ अंदर जाने पर तापमान लगातार बढ़ता है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता है। तो इस आधार पर यह देखा गया, ये सीखा गया, ये समझा गया कि अंदर पृथ्वी के रेडियोएक्टिव तत्वों के विघटन के कारण अगर हम 32 मीटर गहराई पर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन ये शुरुआत के 8 किलोमीटर तक ही होता है। मतलब यहाँ पर हमने ये देखा कि ज्यों ज्यों हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं त्यों तो जो टेम्परेचर होता है वो उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। यह छोटा सा डायग्राम आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर टेम्परेचर अपने आप बढ़ता है। शुरुआत में हम जब प्रत्येक 32 मीटर गहराई में जाते हैं तो इसका परिणाम ये निकलता है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। लेकिन यह केवल 8 किलोमीटर तक होता है।
कुछ किताबों में आपको 10 किलोमीटर मिल जाएगा। इसके बाद 10 किलोमीटर के बाद इसका मान बदल जाता है, फिर 300 प्रत्येक किलोमीटर जाने पर 300 डिग्री सेल्सियस, फिर 40 किमी गहराई पर 1200 सेल्सियस होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, माने अलग अलग गहराई में जाने पर इसके तापमान में अलग अलग परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर ऐसा होता, अगर यही दूरी पूरा होता तो बाद में दिक्कत होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तापमान बढ़ता है, ये बात श्योर है, लेकिन इतनी तेज गति से नहीं बढ़ता जितना यहाँ दिया गया है। ये केवल 8 किलोमीटर तक, उसके बाद इसकी जो दर है वो अलग अलग बदलती जाती है। आपकी परीक्षा के लिए वो सारी टॉपिक इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उन टॉपिकों को, उन तथ्यों को इससे ज़्यादा व्याख्या करके नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरीके से बता दिया, अच्छी तरीके से समझा दिया। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कोई भी बात हो, आप तुरंत पूछ लीजिएगा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 प्रमुख स्रोत हम लोगों ने पढ़ा, जहाँ पे पहले हम लोगों ने देखा कि घनत्व के आधार पर ज्यों ज्यों गहराई में जाते थे तो घनत्व बढ़ता जाता है, जहाँ पर पृथ्वी के औसत घनत्व 5.5 था, और जहाँ पे हम रहते हैं ऊपरी परत का घनत्व 2.67 था, और केंद्र का घनत्व 13 था। तो यहाँ पे स्पष्ट हुआ कि गहराई पे जाने पर घनत्व बढ़ता है, फिर गहराई पे जाने पे दाब बढ़ता है, और गहराई पे जाने पर तापमान भी बढ़ता है। ये पता कैसे चला? जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसमें से उत्तप्त मैग्मा या लावा निकलता है, जिससे ये बात और स्पष्ट कर देता है कि गहराई पे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए, ताप और दाब की अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो गया कि आंतरिक परतें किस अवस्था में है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो आप फटाफट हमसे पूछ लीजिएगा, वरना आप कहेंगे सर आपने पता नहीं कैसे पढ़ा दिया, हमें तो समझ में भी नहीं आया। अब आइए अन्य तथ्यों पर भी चर्चा करते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या है? नहीं है। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किसके आधार पर? रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो एक एडवर्ड श्वेश महोदय थे, आइए इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। क्या नाम था इनका? एडवर्ड श्वेश महोदय थे, और ये कहाँ के थे? ये बेचारे ऑस्ट्रेलिया के थे। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के थे। ठीक है, अब आइए इनके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। इन्होंने रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना थी, इसे 3 भागों में बांटा था। 3 भागों में इन्होंने इसे डिवाइड किया था। आइए उन तीनों भागों को पढ़ लेते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को अपने साथी मित्रों तक पहुँचा दीजिएगा, और आप बताइएगा आपको ये जो क्लास है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने इसे 3 भागों में बांटा था। पहला उन्होंने सियाल कहा था। क्या कहा था? सियाल। फिर उसके नीचे उन्होंने सीमा। फिर उसके नीचे उन्होंने क्या किया था? सीमा। फिर इसके नीचे उन्होंने नीफे। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहला उन्होंने क्या कहा था? सियाल। सियाल। अब यहां से आपको एक बात तो स्पष्ट हो गया होगा कि सियाल क्या है। आपको यहां से स्पष्ट हो गया कि सियाल क्या है। माने सियाल क्या है? ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। किससे? सिलिका प्लस एल्युमिनियम। ये किससे? सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर यह बना हुआ है। ठीक है, अगर इसका औसत घनत्व देखा जाए तो इसका जो औसत घनत्व है वो 2.9 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। क्या है इसका औसत घनत्व? इस परत की जो मोटाई है लगभग वो 50 से 100 किलोमीटर तक है। लगभग 50 से 100 किलोमीटर तक इसकी जो है मोटाई है। यहाँ तक आप लोग को मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है जिसे हम सियाल कहते हैं। इस पर हम लोग रहते हैं। इसके बाद अगली जो परत है ठीक इसके नीचे है, जिसे हम क्या नाम से जानते हैं? जिसे हम सीमा के नाम से जानते हैं। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा सीमा। ये पृथ्वी की
दूसरी परत है, जिसमें ये हो गया सीमा। अगर हम सीमा की बात करें तो सीमा में एक बात आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला कि यह बना हुआ है सिलिका। किसका? सिलिका। SI का मतलब हो गया सिलिका और Ma का मतलब हो गया मैग्नीशियम। वैसे Mg होता है लेकिन यहाँ पर Ma से काम हो जाएगा। मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है। ये सियाल के ठीक नीचे पाई जाती है। यहाँ पर भारी बेसाल्ट के आग्नेय चट्टान मिलते हैं। कैसे चट्टान मिलते हैं? भारी जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट मिलते हैं। जो कैसी चट्टान है? ये आग्नेय चट्टान है, ठीक है। ये आग्नेय प्रकार की या इग्नियस रॉक्स है। यहाँ पर आग्नेय चट्टान मिलती है। अगर इस परत की घनत्व की बात करें तो यहाँ पे जो घनत्व है वो यहाँ 2.9 था, तो इसका जो औसत घनत्व है 2.9 ग्राम प्रति सेमी क्यूब से लेकर वो 4.7 तक है। 4.7 तक है। अगर इसकी मोटाई की बात करें तो यह इसकी जो मोटाई है वो 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में। कितनी है? 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में। अब तीसरा जो है लास्ट इसके सबसे नीचे की परत है, जिसे हम नीफे के नाम से जानते हैं। जिसे किस नाम से जानते हैं? नीफे के नाम से जानते हैं। जहाँ पे Ni निकिल और Fe माने फेरस, माने यह बना है निकेल और ये निकेल और फेरस। फेरस माने लोहा होता है, फेरस अर्थात लोहा, जिसे आप आयरन कहते हैं, से क्या है? यह परत मिलकर बना हुआ है। यह सबसे नीचे की परत है, सीमा के नीचे पाया जाता है। अगर इसकी औसत घनत्व की बात करें, एवरेज घनत्व की, तो ये 11 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। ये सबसे नीचे पाया जाता है। अगर इसकी मोटाई की बात की जाए तो यह है 2000 से लेकर 6371 किलोमीटर, माने पृथ्वी के सबसे कोर तक की जो है वो यह पाई जाती है। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि श्वेस महोदय जो थे, ये एडवर्ड श्वेस महोदय, ये कहाँ के थे? ये ऑस्ट्रेलिया के एक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना था उसे 3 भागों में बांटा था। सियाल, सीमा, नीफे। सियाल सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सियाल का मतलब क्या था? यहाँ पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम था। जहाँ पर सिलिकॉन SI माने सिलिकॉन और Al माने एल्युमिनियम। सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना था, जिस परत पे हम लोग निवास करते हैं, रहते हैं। इसका औसत घनत्व 2.9 ग्राम प्रति सेमी था। इसकी मोटाई लगभग 50 से 100 किलोमीटर के बीच मानी जाती है। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। उसके नीचे उन्होंने सीमा बताया था, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, SiMa, मैग्नीशियम जो इसे Mg कहते हैं। यह परत जो है बेसाल्ट चट्टान की बनी थी, जो एक प्रकार की आग्नेय शैल हो। इसका घनत्व 2.9 ग्राम प्रति सेमी क्यूब से लेकर 4.7 ग्राम प्रति सेमी क्यूब तक है। और यह इसकी मोटाई 1000 से लेकर 2000 तक है। सियाल के ठीक नीचे और नीफे के ठीक ऊपर पाई जाती, मानी ये बीचों बीच की परत है। उसके नीचे जो है नीफे है, सबसे नीचे। जो Ni माने निकेल, फेरस माने लोहा, जिसे आयरन कहते हैं। निकेल फेरस से मिलकर बना हुआ है। इसका औसत घनत्व तो 11 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है और इसकी मोटाई 2000 से लेकर 6371 किलोमीटर लगभग है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे थे उन सभी को तथ्य, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर यह पूरी तरह समझ में आ गया तो कमेंट करके आप लोग बताएं। सभी लोग जो साथी से लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं क्या यह टॉपिक आपको समझ में आ गया या यहाँ से आपको कोई दिक्कत है। अगर है तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से किसी कोई डाउट नहीं होगा। स्क्रीनशॉट करिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप के हर जगह लगा दीजिएगा, ताकि आपके जो साथी मित्र हैं उनका भी ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं ये चाहूँगा आप चाहें तो इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। अगर रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए, भूकंपी तरंगों के आधार पर और अन्य चीज़ों के आधार पर अब इसे अन्य भागों में बांटा गया है। ज्वालामुखी और भूकंपी तरंगों के आधार पर अब इसे अन्य भागों में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में। आइए उसको भी हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं और समझने का और जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न है तो फटाफट आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक महत्वपूर्ण अध्याय है, खासकर आपके परीक्षा के लिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट करिए।
अब इसके आगे भी हम लोग थोड़ा सा अध्ययन और कर लेते हैं। यहाँ पे दिया देखिए हमारी पृथ्वी के अंदर की संरचना बदलती घटना। सौरमंडल के 8 ग्रहों में पृथ्वी सबसे गतिशील ग्रह है। पृथ्वी के आंतरिक व बाह्य भागों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना का स्वरूप विविध प्रकार का है। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न पदार्थों से हुआ है, ये भी आपको पता होगा। दूसरी बात यहाँ पे आपको स्थल रूप की जो संरचना है, आइए इस पर फोकस करते हैं, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा क्या है नोट्स वाला जो लाइन है उससे हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कई चीज़ें हम लोग को जानना है और कई चीज़ें हम लोग को देखना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक प्याज के समान है और जो एक के ऊपर एक अनेक परतों से बनी हुई है। आइए सभी परतों के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके मन में कोई प्रश्न कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमने देखा रासायनिक संगठन के आधार पर सियाल, सीमा और नीफे भागों में बांटा गया, उसके बारे में हमने अध्ययन किया और आपको अच्छी तरीके से डिफाइन करके समझाया। अब देखिए, अब पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह ज्वालामुखी स्रोत, जो नीचे से उत्तप्त मैग्मा निकलता है, वो प्रत्यक्ष स्रोत के आधार पर, फिर दूसरा भूकंपी तरंगों के आधार पर, जहाँ पे 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। इन तीनों तरंगों के आधार पर हम पृथ्वी की अन्य आंतरिक संरचना के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ के जो टॉपिक है, यहाँ पर हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है ताकि हम लोग आंतरिक जो संरचना है उसको बेहतर तरीके से जान सके। एक बार मैं यहाँ पे क्विक रिवीजन कर देता हूँ, इसके बाद जब मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे मैं भूकंपी तरंगों के बारे में पढ़ा दूंगा कि इन तरंगों में क्या चीज़ें हैं, क्या परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो मैंने पढ़ाया वो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे कि जैसे मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूँगा। चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको व्याख्यात्मक रूप से अच्छे से समझाना चाहूँगा। देखिए ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी का हमने एक टुकड़ा यहाँ से काट लिया। ठीक है, जब एक टुकड़ा काट लेंगे तो कुछ पृथ्वी ऐसी दिखेगी। कैसी दिखेगी ये? अब भूकंपी तरंगों के आधार पर इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे, आइए उसको थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। पहला सबसे ऊपरी परत जिस पर हम रहते हैं, इसे हम क्रस्ट कहते हैं, मतलब जिससे मानव जीवन निवास करता है। उसके नीचे की बात करें, उसके नीचे जो है वो मेंटल है। उसके नीचे क्या है? यहाँ पर मेंटल है। फिर सबसे नीचे जो है कोर है। ये भूकंपी तरंगों के आधार पर भी पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है इसे 3 भागों में बांटा गया है। अब इसे अगर हिंदी में भी देखें, सॉरी इरेज हो गया, सॉरी थोड़ा सा मैंने जल्दीबाजी में, ये हो गया आपका क्रस्ट, फिर नीचे हो गया मेंटल, नीचे हो गया कोर। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसे हम कहते हैं क्रस्ट को हम भूपर्पटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? भूपर्पटी भी कहते हैं, इसे क्रस्ट भी कहते हैं। नीचे वाले को मेंटल कहते हैं। नीचे वाले क्या कहते हैं हम? मेंटल कहते हैं। फिर इसके नीचे वाले को हम क्रोड कहते हैं, इसे केंद्रीय भाग भी कहते हैं। केंद्रीय भाग कहते हैं। इसे अन्य नाम से जो जानते हैं उसे क्रोड, मैं लिख दूँ, कहीं कहीं आपको क्रोड मिल जाता है। इसे क्रस्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। अब आइए ध्यान दीजिएगा, क्रस्ट माने, क्रस्ट को अगर हम बात करें तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होता है जिस पर हम रहते हैं। मतलब अगर हम भूपर्पटी की बात करें तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसकी औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर। इसकी मोटाई अगर हम देखें तो मोटाई भी मैं यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ। इसकी जो मोटाई है वह 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक है। कितनी है? 0 से लेकर इसकी मोटाई 30 किलोमीटर तक है। और यहाँ पर अगर हम एक सेब से तुलना करें अपनी पूरी पृथ्वी की, तो जितना मोटा सेब पे छिलका होता है उतना मोटा हमारा क्रस्ट है। ठीक है, और एक बार ध्यान, यहाँ पे देखिए ये मेरा यू है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, ये आप लोग मत कहिएगा सर को लिखने नहीं आता। अब यहाँ पे 0 से 30 किलोमीटर है। अब यहाँ पर भी हमने देखा कि जो महासागरीय क्रस्ट है वो महाद्वीपीय क्रस्ट से मोटाई से 5 किलोमीटर कम है। ठीक है, तो यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। भूकंपी तरंगे के आधार पर भी इसे 2 भागों में बांटा गया है। कहाँ पे? यहाँ पर ऊपरी क्रस्ट है और निचली क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक है, इसके बारे में क्या होगा? ऊपरी में ग्रेनाइट पाई जाती है जहाँ पे महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। इस परत में सिलिका, एल्युमिनियम जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। इसे सियाल भी कहते हैं। यहाँ पर पी तरंगे की गति जो होती है वो 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसके नीचे होता है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। जो लोअर क्रस्ट होता है उसके नीचे का हिस्से को हम क्या कहते हैं? यहाँ वाले हिस्से को लोअर क्रस्ट कहते हैं। माने यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया अपर क्रस्ट, नीचे वाला क्या हो गया? सेकंड, निम्न परत या लोअर क्रस्ट के नाम से भी हम इसे
जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अब देखेंगे तो यह बेसाल्ट चट्टान की बनी है, ऊपर वाला ग्रेनाइट चट्टान है, मतलब यहाँ पे देखें ऊपर अगर हम देखें तो ग्रेनाइट है और नीचे बेसाल्ट है। यह बात आप लोग को जानना चाहिए। नीचे क्या थी? यह बेसाल्ट चट्टान है। क्लियर? यहाँ पे नीचे क्या थी आपकी? बेसाल्ट चट्टान है, नीचे माने इस परत में। अब यहाँ पर सिलिका मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। यहाँ पर पी जो तरंगे होती है वो लगभग 6.9 किलोमीटर प्रति घंटा की जाती है। ठीक, अब हम क्रस्ट का जो ऊपरी परत होता है उसे स्थलमंडल कहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं। यहाँ पर महाद्वीप महासागर की अलग अलग इसकी मोटाई होती है। ठीक है, और भूकंप भी इसी मंडल में आते हैं। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच जो घनत्व होती है उसे कोनराड असमता कहते हैं। इसके बारे में हम लोग और आगे जानेंगे। अगर यहाँ पूछा जाए क्रस्ट या भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो क्रस्ट या भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ये बात आप लोग जानते रहिएगा। 46.6% सबसे ज़्यादा। उसके बाद सिलिकॉन पाई जाती है। उसके बाद क्या पाई जाती है? सिलिकॉन 27.72%। उसके बाद एल्यूमिनियम पाया जाता है 8.13%। उसके बाद फेरस पाया जाता है जिसे हम लोहा कहते हैं, वो लगभग 5%। ठीक है, ये सभी आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ये भूपर्पटी में पाया जाने वाला, समस्त पृथ्वी में नहीं। यह केवल ये पूछा है क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है 46.6%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, फेरस 5% पाया जाता है। ये क्रस्ट में लिखिएगा। ये क्रस्ट या भूपर्पटी की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, ये भूपर्पटी में। अब ये मत कहिएगा सर ये तो भूपर्पटी की जगह पूरी पृथ्वी में आ जाएगा तो पूरी पृथ्वी मारना है। जी नहीं। चलिए अब हम आते हैं मेंटल की बात करते हैं। देखिए जो मेंटल है इसकी मोटाई जो है वो यहाँ पे 30 है, तो इसकी मोटाई जो है वो 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर है, लेकिन इसे दो भागों में बांटा गया है। अपर मेंटल की जो मोटाई है वो कितनी है? वो 30 से लेकर 700 किलोमीटर है, और लोअर मेंटल जो है वो 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। माने इसकी दो मोटाई है। ये किलोमीटर में, ये भी क्या है? ये सभी मोटाई किलोमीटर में है। ठीक, अब ऊपरी मेंटल दक्षिण मेंटल जो होता है मुह असमता से अलग होता है। असमता क्या होती है? जहाँ पे दो परतों के बीच में एक पट्टी विभाजित रेखा होती है, उसे असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। अभी इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद नीचे आते हैं केंद्रीय की कोर की तरफ। देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ हम लोग को नहीं बताना है। पृथ्वी के समस्त आयतन का सर्वाधिक 83% द्रव्यमान यहीं पर मिलता है। समस्त पृथ्वी का 83% द्रव्यमान मेंटल में ही मिलता है। ठीक है, समस्त आयतन का 83% है। आयतन 83%, समस्त पृथ्वी का आयतन जो है 83% है, और द्रव्यमान का 68% है। द्रव्यमान का 68% यहीं पे पाया जाता है, जो परीक्षा में आपके लिए पूछा जाता है। ठीक, अब इसके बाद नीचे आते हैं क्रोड की बात करते हैं, जिसे हम केंद्रीय भाग कहते हैं। ठीक, क्रोड के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दूं। पहले मेंटल के बारे में और बातें बता दूं। मेंटल जो सबसे ऊपरी परत होती है उसका घनत्व दृढ़ चट्टानों से बनी होती है। ऊपरी मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है यहाँ पे दुर्बलता मंडल होती है। दुर्बलता मंडल का मतलब यहाँ पर देखेंगे तो इसे दुर्बलता मंडल कहते हैं, और यह लगभग 700 किलोमीटर की मोटाई तक होता है लगभग। हाँ, यहाँ पर एक सबसे बड़ी खास बात होती है कि यहाँ पे ज्वालामुखी के समय जो लावा निकलता है वह यहीं पर होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हाँ जी, दुर्बलता मंडल, स्टेनोस्फीयर के नाम से इसे जाना जाता है। मंडल की निचली परत को मध्यमंडल भी कहते हैं। यहाँ पे रेप्टी असमता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, और नीचे जाने के बाद अब यहाँ पर हम कोर के बारे में। कोर भी इसकी अपर और लोअर कोर है। अपर कोर की बात यहाँ पे करें तो पहला जो होगा ये पूरा जो है वो 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे अपर कोर की बात करें तो वह है 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर, और लोअर क्रोड जो है वह 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर है। यह बात भी आप लोग को विदित होना चाहिए, यह बात भी आप लोग को जानना चाहिए। यहाँ तक आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भी आप लोग ध्यान से पूछ सकते हैं जहाँ पे समस्या आ रही है। यहाँ पर निचले मेंटल ऊपरी कोर के तरंगों की गति के आधार पर असमता पाई जाती है, जिसे गुटेनबर्ग असमता कहते हैं। इसके बारे में आपको अच्छे से बता रहा हूँ। यहाँ पर नीफे है, निकेल और फेरस पाया जाता है, इसका घनत्व ज़्यादा है। इसे हम पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत है, इसलिए इसे हम केंद्र मंडल या केंद्रीय भाग के भी नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, तो यह बात भी आप लोग जानते रहिएगा। फिर यहाँ पर एक बात और आपको जानना होगा कि यहाँ पर तापमान 2700 होता है, और कोर का जो बाहरी भाग है तरल है और आंतरिक भाग इसका ठोस अवस्था में है। ठीक, चलिए अब
यहाँ से जुड़े हुए मैंने तथ्यों को मैंने पढ़ा दिया, मैंने यहाँ से स्पष्ट कर दिया। अब आपके मन में अगर कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो आप बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम एक बार नोट्स की तरफ चलते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और यहाँ पे ऑनलाइन क्लास के लिए नंबर तो दिया गया है 6306344367। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहाँ पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे क्योंकि क्लास के बाद जो नोट्स होती है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिल पाएगी। ठीक है, ये पेड क्लास के लिए क्लास चल रही है और लाइव क्लास चल रही है। आप कहेंगे सर हमारे कमेंट पढ़कर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? भैया कमेंट पढ़ के अगर आपका जवाब देंगे तो समय खत्म हो जाएगा ना, इसलिए आप आराम से पढ़ते रहिए, हम आराम से पढ़ाते रहें। ठीक है, कमेंट आप करके इस समय पढ़ा रहे हैं ताकि हम आपके सीरीज को जल्दी जल्दी पूरा कर सकें, और क्लास की टाइमिंग आपको पता ही है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ, यहाँ पे इरेज करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर क्लिक कर लें। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं दिक्कत है ना? चलिए आइए अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम लोग और अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, यहाँ पे ये क्रस्ट है, यहाँ जिसे भूपर्पटी ऊपर कहा गया, देख रहे हैं ये भूपर्पटी है, ये ब्लैक कलर वाला हिस्सा। माने अगर पृथ्वी की तुलना सेब से किया जाए तो सेब का छिलका जितना मोटा होता है उतना मोटा ये हमारा क्रस्ट होता है। ठीक है, जिस पर हम आप रहते हैं। इसकी मोटाई 0 से 30 किलोमीटर है। उसके बाद नीचे देखिए मेंटल है, इसकी 2 मोटाई, वैसे तो इसकी मोटाई मैंने आपको बताया कि 30 से लेकर 2900 किलोमीटर, लेकिन इसे 2 भागों में बांटा गया है, 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। जहाँ पर इसे मोहो असभ्यता में अलग होता है, यहाँ ऊपरी मेंटल है और ये निचली मेंटल है, यहाँ बीच में मोहो असभ्यता। असभ्यता का मतलब यहाँ मैंने आपको ये बता दिया है, इसे डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। मतलब अगर इसके बारे में जानेंगे कि पृथ्वी की परतों के मध्य पाया जाने वाला एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहाँ पे 2 परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं। ठीक, तो इसलिए इसे हम असंबद्धता के नाम से जानते हैं, इसे डिसकॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। जहाँ पे जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि जहाँ पे क्रस्ट आपस में मिलते हैं इसे कोनराड कहते हैं, ऊपर जो है वहाँ पे कोनराड असंबद्धता है। फिर यहाँ पर नीचे मोह असंबद्धता है। मोह कहाँ पे? क्रस्ट और मेंटल के बीच, जहाँ पे क्रस्ट और मेंटल आपस में मिलते हैं वहाँ पर मोह असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद अपर मेंटल और निचले मेंटल के बीच जो पाई जाती है वो रेप्टी है। यहाँ पर दोनों के बीच एक है, यहाँ पे जो होगा वो है ऊपरी मेंटल निचले मेंटल के बीच में जो है वो रेप्टी है। वो क्या है? रेप्टी असंबद्धता पाई जाती है। अगर हम मेंटल और क्रोड के बारे में देखें, जहाँ पे मेंटल और क्रोड मिलते हैं, यहाँ पे ये क्षेत्र देखेंगे, यहाँ पे गुटेनबर्ग है, यहाँ पे क्या है? गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है, जहाँ पे ये मेंटल और कोर आपस में मिलते हैं। लेकिन अपर और ये दोनों जहाँ पे आपस में बीच में मिलते हैं, इस बात को यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लेहमन, यहाँ पे क्या है? लेहमन असंबद्धता पाई जाती है। यहाँ पे रेप्टी हो गया, गुटेनबर्ग हो गया, लेहमन। और यहाँ पर हमने देखा कि अपर क्रस्ट और लोअर, यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच जहाँ पे ये है, यहाँ पर मोह है, यहाँ पर क्या है? मोह असंबद्धता बीच है। जहाँ पे मोह कहाँ पे है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में अलग करती, वहाँ पे मोह है। लेकिन अपर, जैसे यहाँ पे अगर हम केवल यहाँ पे जैसे हम 2 भागों में अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को बांट दें, तो जहाँ पे अपर क्रस्ट और दोनों लोअर क्रस्ट होते हैं, यहाँ पे कोनराड है। क्या है? कोनराड है। ठीक है, कोनराड असंबद्धता है। तो यहाँ पर मैंने आपके सिलेबस के आधार पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक था वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, और मैं चाहूँगा आप इसकी स्क्रीनशॉट भी अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि यहाँ से कभी भी आपके दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, तो भूकंपित तरंग, इसके बाद हम लोग भूकंप नामक एक चैप्टर ही पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न आ रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने सिलेक्शन के लिए इलेनी दुर्गेश को ज्वाइन किया है। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें आप। बाकी मैंने इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मैंने पढ़ा दिया है। अब भूपर्पटी के बारे में दिया। भूपर्पटी एक बार हम आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए आप लोग, क्योंकि मैंने ऐसे व्याख्या के रूप में, मैंने लेक्चर के रूप में आपको बता ही दिया है। पृथ्वी के सतह के सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं, सबसे ऊपरी परत है। इसकी मोटाई महाद्वीप, महासागरों के नीचे अलग अलग है। भूपर्पटी जो है महाद्वीप क्षेत्रों में 35 किलोमीटर है, समुद्री सतह पर 5 किमी तक होती है। ठीक है, यह सिलिका एल्युमिनियम से बनी होती है, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए इसे सीमा भी कहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी अनेक प्रकार के शैल अर्थात चट्टान से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहा जाता है। शैल विभिन्न रंग, आकार, स्वरूप की हो सकती है। सामान्यतः शैल या चट्टान 3 प्रकार की होती है: आग्नेय शैल, इग्नियस रॉक्स, अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स, कांतरित मेटामॉर्फिक रॉक्स। माने चट्टान 3 प्रकार की होती है। अभी चट्टान का एक चैप्टर ही हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे।
तो यहाँ पे हमने देखा इग्नियस रॉक्स माने, यहाँ पर हमने देखा कि लैटिन भाषा में इग्नियस शब्द से बना जिसका अर्थ अग्नि होता है, इसे हम आग्नेय शैल कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जिसे हम अवसादी शैल कहते हैं, इसे परतदार शैल कहते हैं, माने परतों के जमने से बनती है। फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जिसे हम रूपांतरित या केंद्रित शैल कहते हैं, ग्रीक भाषा में मेटामॉर्फिक से बना हुआ है। इसके बारे में जब एक अध्ययन करेंगे, चट्टान एक लेसन ही पूरा पढ़ेंगे, तब हम इसके तथ्य को और अच्छी तरीके से दोबारा क्लियर करेंगे। इसलिए आप लोग इस बात को लेकर जरा भी मत घबराइएगा कि दुर्गेश सर इलेनी दुर्गेश पर केवल नाम क्यों बता दिए, बाकी चीज़ को इतने अच्छे से डीप में पढ़ा है, इसको इतना डीप में क्यों नहीं पढ़ा रहे। उसका कारण एकमात्र जो है वो यही है। फिर आगे देखेंगे, पृथ्वी का द्वैत मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, अतः इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल या प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैल दो प्रकार के होते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अंतर्भेदी शैल माने ज्वालामुखी लावा से मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर, मतलब लावा जो है, मैग्मा लावा में अंतर क्या है मैं आगे भूकंप के बाद ज्वालामुखी में आपको पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ा दूंगा तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने शायद पढ़ाया है आपको। तो लावा के ठंडा होकर जमने से जो अंदर शैल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्भेदी शैल कहते हैं। ग्रेनाइट इसका उदाहरण है। बहिर्भेदी माने ज्वालामुखी का लावा जब पृथ्वी की क्रस्ट को तोड़कर बाहर आकर तेजी से ठंडा होकर जमता है तो उसे बहिर्भेदी शैल बनता है। इसे बेसाल्ट इस प्रकार का शैल है, बेसाल्ट ऊपर और ग्रेनाइट नीचे बनता है। इसका उदाहरण भारत में ढक्कन का पठार इस प्रकार के शैल से ही बना हुआ है। तो यहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण जो था मैंने बता दिया। अवसादी शैल के बारे में यहाँ पे फिर से वही दिया गया है कि जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इस प्रकार की शैल को जीवाश्म शैल भी कहा जाता है, परतदार शैल भी कहते हैं। इसमें जीवाश्म पाया जाता है अवसादी शैल में। पृथ्वी में जैल शैल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर टुकड़े में टूटते हैं तो उसे छोटे छोटे कणों में अवसाद कहा जाता है। अवसाद निक्षेपित होकर जमाव को मलबा जो जमता है उससे चट्टान का निर्माण होता है, उसे हम अवसादी शैल कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल व मानवीय क्रिया के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जमा हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया से ही अवसादी शैल का निर्माण होता है। बलुआ पत्थर, ईंधन, कोयला, चूना पत्थर इस प्रकार के उदाहरण है। यह एग्जाम्पल आपके लिए महत्वपूर्ण है। बलुआ पत्थर, अवसादी शैल, ईंधन, कोयला, चूना, ये सभी क्या है, अवसादी शैल। इन्हें परतदार शैल कहते हैं। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जैसे पूछ दिया जाए कि डायनासोर के जीवाश्म किस चट्टान में मिलते हैं, अवसादी। दुनिया के जितने भी जीवाश्म मिलते हैं वो सभी अवसादी शैल में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलते हैं। अब रूपांतरित शैल या केंद्रित शैल, इसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। जब पृथ्वी के स्थल मंडल में आग्नेय व अवसादी शैल में अधिक ताप और दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं तो केंद्रित शैलों का निर्माण होता है। चिकनी मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर मिश्रण से संगमरमर का निर्माण होता है। संगमरमर इस प्रकार के शैल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शैल या चट्टान मानव जीवन के लिए अति उपयोगी है। मानव कठोर शैलों का उपयोग प्रायः इमारत बनाने के लिए करता है। जैसे संगमरमर क्या है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है। स्लेट है, चिकनी मिट्टी है। यहाँ तक आप लोग के मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो आप हमसे जल्दी जल्दी फटाफट पूछ सकते हैं। कोई डाउट किसी को नहीं है ना। फिर मेंटल क्या होता है, आइए मेंटल के बारे में मैंने ऊपर बता दिया कि मेंटल क्या है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के तहत पृथ्वी भूपटल के ठीक नीचे वाले भाग को मेंटल कहते हैं। यह 30 किलोमीटर से लेकर 29 किलोमीटर तक गहराई तक फैला है। उसके नीचे क्रोड आता है। क्रोड क्या सबसे पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा है, अंतरिम हिस्सा है, इसे केंद्रीय भाग भी कहते हैं। यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। क्रोड की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मुख्यतः निकिल या लोहे की बनी होती है, इसलिए इस भाग को नीफे निकिल ऑफ फेरस भी कहा जाता है। इसे केंद्रीय कोर का तापमान दाब अन्य परतों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा अधिक होता है। एक छोटा सा प्रश्न है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो मैं बार बार 6371 किलोमीटर कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा पृथ्वी की जो त्रिज्या है वहाँ पर 6371 किलोमीटर है। यह बात आप लोग नोट डाउन करेगा। इस बात के लिए स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रखिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा। विद्या माई कसम, वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर करिएगा, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब स्थल संबंधित जो प्रमुख तथ्य है वो क्या है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ें हैं जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और आपके लिए भी उपयोगी हैं। जैसे विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक मापी गई है। पृथ्वी के आयतन का 1% भाग ही भूपर्पटी का है। जैसे मैंने अभी बताया था कि छिलके के बराबर है ये सेब के। पृथ्वी के आयतन का 84% भाग मेंटल है। मैंने ऊपर बताया लगभग 83% है। किन्हीं किताब में 83, कहीं 84, मैं ओरली आपको बताया था। जबकि 15% भाग पर क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर। जस्ट मैंने अभी ऊपर आपका जिक्र किया कि त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर है, ठीक है। शैलों की परत में दबे मृत पौधे जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है और ये केवल अवसादी शैल मिलते हैं। स्थलमंडल अनेक प्लेटों से विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहा जाता है। और नासा
के आधार पर 7 बड़ी प्लेटें हैं और 100 से ज़्यादा छोटे प्लेटें हैं। पृथ्वी की ये प्लेटें धीमी गति से चारों तरफ घूमती हैं, जिसके को हम प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है, महासागरों का निर्माण होता है। ठीक है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण पृथ्वी की प्लेट घूमती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जातीय बल कहते हैं। जो बाहर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जात बल कहते हैं। इसके बाद की जो टॉपिक है वो हम लोग पहले तो यहाँ पे ज्वालामुखी भूकंप पढ़ लेंगे, उसके बाद अंतर्जात और बहिर्जातीय बल को भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा हमारा और आपका कॉन्सेप्ट जो है और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो, तो आप फटाफट आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और प्रयास ये करें कि ज़्यादा ज़्यादा तथ्यों को हम आपको पढ़ाएं, ज़्यादा ज़्यादा तथ्यों को हम आपको समझा दें, ताकि यहाँ से अगर भविष्य में आपके सामने कोई भी प्रश्न आए तो प्रश्न आपका गलत ना होने पाए। ठीक है। तो कोई डाउट आपके मन में है, कोई आपके मन में प्रश्न है, तो फटाफट आप पूछ सकते हैं, नहीं है ना? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जाने दीजिए। अच्छा ठीक, आप ये बताइएगा कि भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? कमेंट करके उसका जवाब कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर दीजिएगा, ताकि ये पता चल सके आप वीडियो को अंत तक देखे हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लास में जुड़ना है तो उसके लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर संबंधित जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, चाहे आप पेड क्लास में जुड़े हैं या नहीं, क्योंकि सभी क्लास की लिंक और पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, जो आपको दुर्गेश सर सर्च करके हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे ई-लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये सभी सोशल साइट हमारे ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नाम से है। ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आप जहाँ भी चाहें हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, ताकि हम आपकी मदद कर सकें और हम आपको और बेहतर कर सकें। ठीक है। ये नोट्स के माध्यम से हम पूरी व्याख्या कर देते हैं, ताकि आपको कभी भी कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो एक छोटा सा प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से थे? कमेंट करके बताइएगा। दूसरा प्रश्न, भूकंप किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? इन सभी प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में हमें दीजिएगा, ताकि हम आपके जवाब के बाद अन्य तथ्यों की तरफ बढ़ें, तो तथ्य भी समझ में आए और आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से, हमारे कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।